सो हम लोग अब क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस पूरे चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट था हमने एक्सप्लेन कर लिया, अच्छे से समझा उसको। अब जानते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस के बारे में बच्चों। पहला चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभी जितने भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे उससे आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट और एक अप्रोच क्लियर हो जाएगा कि आपके एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्या करना है, किस तरह का अप्रोच रखना है क्वेश्चन पढ़ते वक्त, क्वेश्चन के पढ़ने के बाद किस तरह का अप्रोच रखना है, ये सारे कुछ आज हम जानेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बच्चों क्या लिखा है, ए स्टील वायर ऑफ लेंथ दिस 4.7 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना, एंड ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है बच्चों, इतना। ना बोला क्या है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि अंडर ग्रेविटी लोड दो अलग अलग तरह के वायर्स को छोड़ दिया गया है अंडर ग्रेविटी। तो मतलब क्या, वो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स सिर्फ उसका खुद का वेट है जो कि उसको स्ट्रेच करेगा। क्लियर है बच्चों। तो पहले हम जो मेन फॉर्मूला, और यहां पे पूछा क्या है, रेशियो ऑफ द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील टू कॉपर। बच्चों जब भी कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले आपका जो काम है वो है आप गिवन स्टेटमेंट्स लिखिए। नहीं लिखेंगे आप फॉर्मूला दिमाग में क्रिएट नहीं कर पाए। देखो बच्चों, क्योंकि क्लास 11 12 में क्या होता है कि फॉर्मूलाज जो हम बुक में पढ़ रहे हैं उनको यूज तो करना है, बट कई बार क्या होता है कि फॉर्मूलाज हमें उन्हें इंप्रोवाइज फॉर्म में यूज करना पड़ता है। तो पहले आप गिवन स्टेटमेंट्स को लिखिए और फिर डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से उन फॉर्मूलाज को हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन स्टेटमेंट दिया गया है, गिवन है वो है लेंथ ऑफ स्टील इक्वल्स टू 4.7 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील इज 3 इंटू 10 टू दावर -5 मीटर स्क्वायर। फिर लेंथ ऑफ कॉपर, कॉपर वायर का लेंथ कितना है 3.5 मीटर, इक्वल्स टू 3.5 मीटर। एरिया ऑफ कॉपर वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर इज 4 इंटू 10 टू दावर -5 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब सबसे पहला काम जो गिवन स्टेटमेंट है और जो आपको पूछा गया है उनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज है उनको आपस में रिलेट करना है। पहले हम जान लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहां पे लिखा है अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी जब बच्चों लिखा है तो यहां पे मतलब क्या, उसके ऊपर पड़ने वाला जितना भी फोर्स है वो सिर्फ उसका वेट है, सिर्फ और सिर्फ उसका वेट की वजह से पड़ रहा है, ठीक है। तो जो स्ट्रेस आएगा वो फोर्स, उसमें जो फोर्स का इस्तेमाल करेंगे वो वेट का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हम लिख सकते हैं, और y इक्वल्स टू एम जी बाई ए डिवाइडेड बाय, y ऑफ दोनों का हो सकता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एल एल बाय एल। क्लियर है बच्चों। ये है हमारा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। अब इसका रेशियो निकालना है, मतलब क्या सर, हमें रेशियो ऑफ स्टील टू कॉपर निकालना है, मतलब हमें निकालना है वाई एस बाय वाई सी। क्लियर है बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे सर, एम जी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय ए ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय इसका होल डिवाइड करेंगे डेल एल ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय डेल एल ऑफ डिवाइडेड बाय एल ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एल ऑफ स्टील। क्लियर है बच्चों, ये आपका आ गया यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। फिर आएगा हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। तो एम जी ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर होल डिवाइडेड बाय डेल एल ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एल ऑफ कॉपर। आप ध्यान से बच्चों एक चीज समझेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो ये है कि यहां पे हम मान के चल रहे हैं स्टील वायर ऑफ लेंथ इतना स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट, बाय द सेम अमाउंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, ध्यान से देखेंगे इस चीज को। बाय द सेम अमाउंट, अगर सेम अमाउंट पे वो अगर जा रहा है तो ये जो डेल एल ऑफ स्टील एंड कॉपर जो है ये आपस में इक्वल है, तो इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। ओके, नाउ अब बात करेंगे सर और क्या, सर हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ दोनों दिया हुआ है, लेकिन यहां पे बात आएगा सर mg का। अब मास ऑफ कॉपर एंड मास ऑफ स्टील, इन दोनों की बात है। अब जब स्ट्रेच जब एक साथ हो रहा है, ठीक है, जब स्ट्रेच एक साथ हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे सर, उसका फोर्स भी, उसके पढ़ने पढ़ने वाला जो फोर्स है दोनों पे ही क्या पड़ रहा है सर, सेम अमाउंट का पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, नाउ ध्यान से देखेंगे, और
y of steel divided by y of copper is equals to हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कॉपर। क्लियर है बच्चों? ठीक है। बाय द सेम अमाउंट यहाँ पे उनको जो स्ट्रेच किया जा रहा है उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं, डेल एल जो आ रहा है और जो फोर्स डाला गया है उन दोनों पे, वो दोनों ही सेम है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो हमारे पास ये चीज आ जाने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगा इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ स्टील कितना दिया हुआ है? लेंथ ऑफ स्टील इज 4.7, 4.7 that is equals to 4.7 multiplied by 4.0 into 10 to the power minus 5 whole divided by 3 into 10 to the power minus 5 multiplied by 3.5, जिसका आंसर आएगा बच्चों आपके पास 1.79। सर इसका कोई डायमेंशन होगा? नहीं बच्चों, क्योंकि रेशियो है, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, यंग्स मॉडुलस का ही रेशियो है। तो रेशियो जब भी आएगा तो वो डायमेंशनलेस होगा, उसका कोई यूनिट नहीं होगा, उसको वो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, 1.79 विल बी योर आंसर। होप आपको बच्चों ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं ये सोच रहा था कि आपको ये बताऊं कि ये क्वेश्चन का अप्रोच एक्चुअली क्या होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं अब आपको बताता हूं अप्रोच आपका ये होना चाहिए। ये जो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, यंग्स मॉडुलस जैसे ही पूछा है उसके फॉर्मूला के पीछे भागते हैं। पहले ये तो देख लो कि वो किस फॉर्म में पूछा गया है, उसको रेशियो के फॉर्म में पूछा गया है, पहले रेशियो के फॉर्म में लिख लो। लिख लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद जो जो क्वांटिटी बचा हुआ है उनका वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, ये जरा देख लो। और अगर नहीं दिया है तो क्या वो निकल सकता है कि नहीं, तो ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। देखने के बाद सारे वैल्यूज को पुट करना है, कैलकुलेट करना है, आपका आंसर तैयार है बच्चों। बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रेट, एकदम सीधा सीधा सोचना है, ज्यादा घुमा के नहीं, अरे ये क्वेश्चन में क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ये है वो है, नहीं, ये सब नहीं सोचना है। आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको फॉर्मूला पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप लगाइए, अरे शुरू तो करिए, शुरू तो करिए, शुरू करेंगे तभी तो पहुंचेंगे। ठीक है। आप स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होकर के अगर ये सोचेंगे कि यार फाइनल डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचना है, पहुंच पाऊंगा कि नहीं, तो ये तो कोई रास्ता है ही नहीं, आपको रास्ता मिलेगा ही नहीं। आप रास्ते में निकल दिए तो सही। ठीक है, प्लीज नो डाउट। तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, ये ग्राफिकल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये तो जान जा रहे हैं कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, हाँ, बट ग्राफ पकड़ा दो हाथ में और बताओ कि यार क्या 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 प्रॉपर्टीज है और कहाँ पे क्या है, किस पॉइंट पे यील्ड पॉइंट है, किस पॉइंट पे क्या है, कहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, कहाँ पे प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो ये जानना, ये कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, ये जरा समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द यंग्स मॉड्यूलस एंड द यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ पे मैं बच्चों 2 मिनट बाद आता हूं, पहले यंग्स मॉड्यूलस निकाल। अब ध्यान से इस ग्राफ को देखिए, आपको एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन दिया गया है और वाई एक्सिस पे आपको स्ट्रेस दिया गया है। स्ट्रेस का जो वैल्यू दिया गया है 10 इन मल्टी, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁶, उतना पास्कल आएगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड का कितना वैल्यू है, क्या है, उसे हमें लेना देना फिलहाल नहीं है। हमें जो जरूरी है, आप ध्यान से इस पूरे कर्व को देखिए और यहाँ पे जाकर के ये एक्चुअली बेंड हो रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पे जाकर के ये बेंड हो रहा है। ठीक है, ग्राफ में आपके आपके किताब में भी यही चीज दिया गया होगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए ये जो लाइन है वो पास कर रहा है बहुत सारे कोऑर्डिनेट से, बट क्या हर जगह मैं कह सकता हूं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का मतलब होता है कि जिस तरह से स्ट्रेस बढ़ेगा उसी तरीके से स्ट्रेन बढ़ेगा। करेक्ट है? तो मतलब अगर एक डिवीजन ऑफ स्ट्रेस बढ़ रहा है तो एक डिवीजन ऑफ स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का कोऑर्डिनेट के थ्रू वो कर्व का लाइन जा रहा है, वही पॉइंट है जहां पे आपका यंग्स मॉड्यूलस आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वही वो पॉइंट है जहां पे आप हुक्स लॉ लगा सकते हैं। आप ध्यान से इस क्वेश्चन में देखिए, ये जो लाइन है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ये पॉइंट है कोऑर्डिनेट, ये एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट का, ये है, ये है, ये इतने सारे कोऑर्डिनेट्स है जहां पे
स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में रिजल्ट शो करेंगे। क्लियर है? बट जो लाइन है वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के थ्रू ही जा रहा है। उस सिंगल पॉइंट जिसके थ्रू पूरे कर्व में जिस कोऑर्डिनेट के थ्रू जहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक वैल्यू दिया गया है और वहां पे उसके थ्रू वो कर्व जा रहा है, तो बच्चों वही है आपका वो पॉइंट जहां पे हुक्स लॉ लगा सकते हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है सर? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जिस तरह से स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस अगर एक डिवीजन बढ़ रहा है तो स्ट्रेन भी एक डिवीजन बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सर, एक स्ट्रेस के एक कोऑर्डिनेट पे आपको स्ट्रेन एक दिख रहा है, लेकिन बाकी सब में कहीं पे भी ये कर्व लाइन किसी भी कोऑर्डिनेट के थ्रू नहीं जा रहा है। क्लियर है? तो ये वो पॉइंट है जहां पे आपको यंग्स मॉड्यूलस मिलेगा। तो यंग्स मॉड्यूलस बाकी जगह सर क्या हम हुक्स लॉ नहीं लगा सकते? नहीं। कर्व जो है ना, कर्व आपको बताता है कि हुक्स लॉ कहां कहां लगेगा। ग्राफ का कोऑर्डिनेट्स नहीं बताते हैं। कर्व जो है वो बताएगा आपको कि किस किस एरिया पे आपका हुक्स लॉ वैलिड है। तो ये लीनियर, पूरा पार्ट लीनियर है, लेकिन इनके कोऑर्डिनेट्स निकालना, ये जितने भी पॉइंट के थ्रू जा रहा है, क्या इसका कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं? क्या नहीं निकाल सकते? क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है? नहीं पता है। तो सर कैसे निकालेंगे? वहां इन सब पॉइंट्स में भी वैलिड है वो, इन सब पॉइंट्स में भी हुक्स लॉ वैलिड है, क्योंकि कर्व के जो कर्व होता है वो कर्व बताता है कि हुक्स लॉ वैलिड है कि नहीं। कर्व जहां जहां पे स्ट्रेट लाइन होगा वहां वहां हुक्स लॉ वैलिड होगा। लेकिन इन दो पॉइंट में सर क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि इन दो पॉइंट्स का मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू नहीं पता है, तो मैं कैसे निकालूंगा? जहां पे पता है, जिस पॉइंट के थ्रू जा रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, वही पॉइंट को मैं पकड़ूंगा और यंग्स मॉड्यूलस निकालूंगा। सर क्या वही सेम वैल्यू मुझे बाकी इन दो पॉइंट्स में भी मिलेगा? यस, मिलेगा। यंग्स मॉड्यूलस एक कांस्टेंट है। एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए यंग्स मॉड्यूलस कांस्टेंट रहेगा। जो यंग्स मॉड्यूलस आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा वही यंग्स मॉड्यूलस यहां मिलेगा, वही यंग्स मॉड्यूलस आपको यहां पे भी मिलेगा। ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो रेशियो है किसका? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का। यंग्स मॉड्यूलस एक कांस्टेंट है, वो आपको सेम वैल्यू ही देगा हर पॉइंट पे। ठीक है? आइए y निकालते हैं। y इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, दैट इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्या स्ट्रेस क्या है यहाँ पे? 150 इंटू 10⁻⁶। देखिए यहाँ पे लिखा है 10⁻⁶ पास्कल, होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा? स्ट्रेन कितना है? 0.002। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास 7.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों? तो आपका यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू आ गया है। क्लियर है? अब आते हैं हम यील्ड पॉइंट पे। यील्ड स्ट्रेंथ या यील्ड पॉइंट, इन दो के बारे में पहले जानते हैं, ध्यान से समझेंगे। यील्ड पॉइंट से पहले मैं यील्ड स्ट्रेंथ की बात करता हूं। यील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज है सर? ये वो स्ट्रेस का वैल्यू है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को या इस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड पे ये वो स्ट्रेस का वैल्यू है जहां तक एक बॉडी अपना हुक्स लॉ या स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है? इस यहां तक वैलिड रहता है। यील्ड पॉइंट के बाद फिर वो अब इलास्टिक पॉइंट तक हो जाने के बाद क्या होता है सर? धीरे 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 वो कुछ हद तक हुक्स लॉ दिखाएगा, लेकिन पूरा पूरी नहीं दिखाएगा। यील्ड स्ट्रेंथ के बाद वो अब बेंड होना शुरू हो जाएगा, वो अब डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है सर? तो वो उसका एक्चुअली स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ है जहां पे आप उस पर्टिकुलर बॉडी को डिफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है? बहुत ही छोटा, बहुत ही कम है वहां पे स्ट्रेस, कम स्ट्रेस में ज्यादा आपको स्ट्रेन मिलेगा, वहां पे वैलिड नहीं होगा। हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है यील्ड पॉइंट पे। ठीक है बच्चों? तो यील्ड कहां पे बेंड हो रहा है आप ध्यान से देखिए, ये कर्व जहां पे बेंड होगा वो पॉइंट आपका जो जगह है उसे हम यील्ड पॉइंट कहते हैं, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस वो जो झेल सकता है उसे हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है सर? तो यील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट बी, मैक्सिमम स्ट्रेस बिफोर डिफॉर्मिंग, बिफोर डिफॉर्मिंग, डिफॉर्मिंग क्या मिल रहा है सर हमें? यील्ड स्ट्रेंथ मिल रहा है। यील्ड स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन्ड विच इज इक्वल्स टू, कितना है सर यहाँ पे? 300 पे, 300 इंटू 10⁻⁶, 300
multiplied by 10 to the power 6 Pascal. So this is your yield strength. This is your yield strength. और जिस particular point and the point at which yield strength is obtained is called yield point. ठीक है बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया, होप आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया, यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड पॉइंट, और आपको कैसे एक ग्राफ के थ्रू यंग्स मॉड्यूलस निकालना है वो भी पता चला। तो प्लीज नोट डाउन करिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके ना, अभी हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, आते हैं बच्चों। फिर से एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, लेकिन इस ग्राफ में क्या क्या पूछा है आइए वो जानते हैं और नए नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि यंग्स मॉड्यूलस क्या चीज है और कितना है, किसका ज्यादा है, ये पूछा गया है। यहाँ पे दो मटेरियल है, एक मटेरियल ए है और एक मटेरियल बी है। ठीक है बच्चों, अब दो अलग अलग मटेरियल का हमें पूछा है कि किसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है, किसका, कौन ज्यादा डक्टाइल है, कौन ज्यादा ब्रिटल है, और किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये जरा हम जानेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले बच्चों हम चलते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है इसको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, क्लियर है? ऐसा ही कुछ ग्राफ है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से समझेंगे, या ये स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्ट्रेस देना स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रेस देते देते देखिए आपको स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन तक हुक्स लॉ वैलिड है, ये पूरा यहां पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इस पर्टिकुलर रीजन में यहां तक ये आपका आ जाएगा यील्ड पॉइंट, यहां से डिफॉर्म होना वो शुरू होगा। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये जितना दूर जाएगा उतना दूर तक वो टूट नहीं रहा है लेकिन डिफॉर्म होते जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक वायर को खींच रहे हैं, वो खींचता चला जा रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है भैया, तो टूट नहीं रहा है और वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोलेंगे? डक्टाइल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, और ध्यान से देखेंगे, अगर मान लो स्लोप, यहां पे यंग्स मॉड्यूलस जो हम निकालते हैं दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ध्यान से अगर हम देखेंगे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो निकालते हैं हम, ये यंग्स मॉड्यूलस एक्चुअली ग्राफिकली हमें देता क्या है, ध्यान से देखेंगे, अगर इस पर्टिकुलर एरिया का मैं परपेंडिकुलर बाय बेस निकालूं, ये अगर थीटा है मान लो, तो ये इसका स्लोप जो होगा इस पर्टिकुलर कर्व का यहां तक, इस पर्टिकुलर कर्व का स्लोप जो देगा वो मुझे क्या देगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई ही देगा, यंग्स मॉड्यूलस देगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो ये यंग्स मॉड्यूलस जो है वो हमें इसका स्लोप देता है। अब बच्चों जिसका ज्यादा स्लोप होगा उसी का यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होगा, मतलब जो ज्यादा स्टीप होगा वो ज्यादा हमें यंग्स मॉड्यूलस देगा। अब इन दोनों ग्राफ में ध्यान से देखिए कौन सा ज्यादा स्टीपर है, ये थीटा वन ये ज्यादा बड़ा है, या ये थीटा टू ये ज्यादा बड़ा है? थीटा वन बड़ा है, इसीलिए ये ज्यादा, इसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। ठीक है, तो देयरफॉर पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सर? पहला आंसर y ऑफ a, y ऑफ a इज ग्रेटर देन y ऑफ b। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा स्टीपर है और जो ज्यादा स्टीपर होगा उसका ज्यादा यंग्स मॉड्यूलस होगा। ठीक है बच्चों, अगला वाला पूछा है कि विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल। अभी अभी हमने बात किया, डक्टाइल मतलब वो टूट नहीं रहा है लेकिन डिफॉर्म होते जा रहा है काफी लंबे टाइम तक। क्लियर है, वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेन होता जा रहा है, मतलब यह जिस मटेरियल के अंदर ज्यादा कर्व, ज्यादा एरिया कवर करेगा वो ज्यादा डक्टाइल होगा। अब ध्यान से इस कर्व में देखेंगे, यहां पे ध्यान से देखेंगे तो क्या है, यहां ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये कम है इससे, इसका स्ट्रेन से इसका स्ट्रेन कम है, मतलब क्या सर, इसका डेल एल बाई एल जो होगा, डेल एल बाई एल का जो वैल्यू होगा वो इसके डेल एल बाई डेल एल से कम होगा। तो कम होगा तो मतलब ये ज्यादा डिफॉर्म हो पा रहा है, ज्यादा स्ट्रेन अपने अंदर ले पा रहा है इसके मुकाबले। ठीक है, देयरफॉर कौन ज्यादा डक्टाइल होगा?
बी इज मोर डक्टाइल, बी इज मोर डक्टाइल। ठीक है बच्चों। नंबर 3, अगला क्वेश्चन, विच इज मोर ब्रिटल। अब जो ज्यादा डक्टाइल होगा उसका उल्टा वाला मटेरियल ज्यादा ब्रिटल होगा। ये ब्रिटल है इसीलिए इसका डिफॉर्मेशन जल्दी हो रहा है, इसका डिफॉर्मेशन जल्दी हो रहा है, ये टूटेगा भी जल्दी। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो देयरफॉर मटेरियल ए इज मोर ब्रिटल, इज मोर ब्रिटल। नंबर 4, आखिरी क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ए ऑफ द टू इज मोर स्ट्रॉन्गर। अब इन दोनों में मोर स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा सर, ग्राफ देख के बताएंगे। कौन सा हो सकता है बच्चों, बताओ, बता सकते हैं? अभी अभी हमने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ, वर्ड स्ट्रेंथ, उस स्ट्रेंथ का मतलब क्या, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब उसको डिफॉर्म करने के लिए ज्यादा स्ट्रेस की जरूरत है, तो मतलब उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब ध्यान से देखेंगे, इसको डिफॉर्म करने के लिए हमें कम स्ट्रेस का जरूरत था, लेकिन इसको डिफॉर्म करने के लिए ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस मतलब ज्यादा फोर्स, ज्यादा फोर्स मतलब उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है बच्चों। तो ज्यादा स्ट्रेंथ अगर हमें जिसमें लग रहा है डिफॉर्म करने के लिए, उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। सो ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी। होप आपको ये चीज समझ में आया। बहुत ही आसान से और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। आपके एग्जाम्स में आप अगर ध्यान से अपने क्वेश्चन पेपर को कभी पढ़ेंगे, तो जो जो क्वेश्चंस हम न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं और उनके पीछे जो जो लॉजिक्स लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स लगा रहे हैं, जो अप्रोचेस लगा रहे हैं, घुमा फिरा के वही चीज पूछा जाता है। अगर हमारा मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, फॉर्मूला बैठा लिया और आंसर निकाल लिया, नहीं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पीछे हमारा जो अप्रोच, हमारा जो मोटिव होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि उसमें लगने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को हमारे हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, हम उसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं, हम उसे फील कर पा रहे हैं कि नहीं। तभी जाकर के किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए, आपका अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, फिर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हो, कितना भी इंप्रोवाइज कर दिया जाए उससे। ठीक है बच्चों, प्लीज इसे नोट डाउन करें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। ये क्वेश्चन में पूछा है, कंप्यूट द इलोंगेशन ऑफ द टू वायर्स, कंप्यूट द इलोंगेशन ऑफ द टू वायर। यंग्स मॉड्यूलस दिया गया है दोनों वायर्स का, दोनों अलग अलग वायर्स है, ये ब्रास का है और ये स्टील का है। अब बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, कैलकुलेट तो कर लेंगे, चलो। यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है, इलोंगेशन सर डेल एल निकालना है हमको, कंप्यूट तो कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या लगेगा जरा ये समझते हैं। सबसे पहले हम जो काम करेंगे, वो जितना भी गिवन स्टेटमेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि इस पे कितना वेट लग रहा है। अगर हम ध्यान से देखें, ब्रास वाला जो वायर है उसके ऊपर सिर्फ इसका वजन लग रहा है, इसका वजन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये उसके ऊपर में है। क्लियर है? इस पर्टिकुलर वायर के ऊपर सिर्फ नीचे वाला वजन का फोर्स लग रहा है। क्लियर है? और ऊपर वाला जो वायर है उसके ऊपर टोटल वेट का वजन लग रहा है। नाउ पहले तो हम जो फॉर्मूला हमारा है उसे हम कंप्यूट करेंगे। पहले ध्यान से देखेंगे, y इक्वल्स टू व्हाट, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, यहां पे क्यों की ध्यान से देखेंगे, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं, ओनली ग्रेविटेशन इसके ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि ये लटक रहा है। क्लियर है? तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर क्या, कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बच्चों। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के बाद तो यहां पे हम बात करेंगे mg का, mg डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय डेल एल ऑफ, डेल एल बाई एल, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर मैं सबसे पहले एक एक करके हम निकालेंगे, सबसे पहले हम ब्रास का निकालेंगे सर। ब्रास का निकालेंगे तो ब्रास का क्या दिया गया है सर? अगर मैं ब्रास का निकालूं तो यहाँ पे जो वजन है वो भी ब्रास के वायर पे जो वजन लग रहा है उसी को यूज करूंगा। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मैं सिर्फ ब्रास का यूज करूंगा, ब्रास वाला जो वायर है उसका। यहाँ पे डेल एल ऑफ बी और डेल एल और एल ऑफ बी ही यूज करूंगा। ठीक है बच्चों। आप ध्यान से देखेंगे कि वाई ऑफ बी, आप ध्यान से अगर इसको हम कैलकुलेट करें और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास एम जी एट ब्रास डिवाइडेड बाय ए ऑफ ब्रास मल्टीप्लाइड बाय डेल एल ऑफ ब्रास, इधर में मल्टीप्लाई करेंगे एल ऑफ ब्रास। ठीक है बच्चों। इसको सिर्फ ऊपर नीचे ले आए, ये नीचे आ जाएगा और ये एल भी ऊपर आ जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे, अब वाई वी का वैल्यू दे दिया गया, इसका वैल्यू दिया है
इसका वैल्यू हम निकालेंगे, ए बी निकालेंगे कैसे, हमारे पास रेडियस दिया गया है, बोला गया है कि रेडियस ऑफ बोथ दी वायर्स is 0.25, it's 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है बच्चों, हम पाई आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, इस रेडियस का वैल्यू वहां पे बैठाएंगे। और बच्चों क्या ध्यान रखेंगे, एसआई यूनिट में सारे के सारे होने चाहिए, तभी आपका कैलकुलेशन सही होगा, क्योंकि आपका जितना, ये देखिए एसआई यूनिट में दिया है, ये देखिए, अच्छा बच्चों यहाँ पे 9.8 न्यूटन के जी लिखा है, तो इसको देख करके मैक्सिमम बच्चे घबरा जाएंगे, बोले सर ये कौन सा यूनिट में दिया, न्यूटन पर केजी। तो ध्यान से देखो बच्चों, न्यूटन का क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू केजी। अब ये केजी केजी कट गया, इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तो आया। इसको घुमा करके बस इम्प्रोवाइज, आपको बस डराने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाते हैं, ठीक है, घबराने का नहीं, ये एक्चुअली आपका दिमाग खोलने के लिए। आप सिर्फ यूनिडायरेक्शन नहीं सोचो, आप हर तरीके से सोचो, तभी आप एनालाइज कर पाओगे। वरना सिर्फ क्या होगा कि जो टीचर बता रहा है या फिर जो आसपास चीजें हो रही है, जितना है उसे रट लिया, बस हो गया, बात खत्म। बट फिजिक्स तो ऐसे नहीं पढ़ते ना बच्चा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जाकर के अभी ध्यान से इस चीज को अगर हम देखें, तो हम क्या करेंगे सर, दैट इज इक्वल, और कैन आई राइट, चीज को देखेंगे कि इस वाई बी को नीचे ले आओ और डेल एल बी को ऊपर ले आओ, तो क्या मैं लिख सकता हूं, और डेल एल बी इज इक्वल्स टू, डेल एल बी इज इक्वल्स टू कितना सर, अच्छा ये एम जी बी कितना होगा सर, इस ब्रास के ऊपर पड़ने वाला सिर्फ ये वाला मास है, तो एम कितना हो जाएगा 6 इंटू 9.8 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ ब्रास, लेंथ ऑफ ब्रास कितना दिया हुआ 1 मीटर, 1 होल डिवाइडेड बाय, अभी क्या दिया हुआ है सर यहाँ पे, ए बी, ए बी निकालेंगे तो पाई आर कितना है सर 0.25 सेंटीमीटर, तो 0.25 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, अब ध्यान से इसकी चीज को देखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय, अब ये यंग्स मॉड्यूलस नीचे आ चुका है, यंग्स मॉड्यूलस नीचे आ चुका है, तो यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू कितना दिया है ब्रास का, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास ऑफ स्टील इज इतना, एंड ब्रास इज 0.91 इंटू 10⁻11, 0 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 0.91 इंटू 10⁻11। बच्चों इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है, तो डेल एल भी हमारे पास आ गया। सिमिलरली हम डेल एल एस निकालेंगे, बस एक ही चेंज होगा बच्चों, एक ही चेंज, वहां पे, यहां पे जैसे हमने 6 लिया, क्यों लिया, क्योंकि इस लेंथ के ऊपर सिर्फ ये मास आ रहा था, अब इस लेंथ के ऊपर लेकिन ये और ये दोनों मास आएंगे, बाकी पूरा प्रोसीड्योर सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टील का निकाल लें, स्टील का और इसका दोनों का ही वायर का कितना दिया हुआ है सर 0.25 सेंटीमीटर, अब 0.25 सेंटीमीटर दिया है तो दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम होगा सर, तो हम लोग निकाल लेंगे इसको, डायरेक्टली लिखेंगे डेल एल ऑफ एस इज इक्वल्स टू, अब एम जी, एम जी मतलब 4 + 6 दैट इज 10 इंटू 9.8 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ स्टील 1.5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1.5 होल डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, यही लिखेंगे सर, पाई इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब सर यंग्स मॉड्यूलस में चेंज आएगा, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील कितना आएगा 2 इंटू 10⁻11, तो 2 इंटू 10⁻11 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है सर, तो हमारे पास डेल एल ऑफ एस भी आ गया, डेल एल ऑफ बी भी आ गया। होप बच्चों आपको ये बड़ा मजा आया होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्लीज इसे नोट डाउन करें।